दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब इतिहास चुपचाप करवट लेता है। यूक्रेन युद्ध के बीच ठीक ऐसा ही एक पल तब सामने आया जब यूरोप की एक बड़ी नेता भारत की धरती पर खड़ी होकर कुछ ऐसे शब्द बोलती हैं जो सीधे दुनिया की ताकत के संतुलन को चुनौती दे देते हैं। उनका कहना था कि हम सब शांति में विश्वास करते हैं, हम नहीं चाहते कि यह युद्ध चलता रहे और सबसे ज्यादा तो यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि यह जंग खत्म हो। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद जो कहा गया उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दिया। यूरोप ने खुलकर भारत से कहा कि रूस पर दबाव डालिए, इस युद्ध को रुकवाइए। सोचिए, जो काम अमेरिका जैसी सुपर पावर नहीं कर पाई, उसके लिए अब यूरोप भारत की ओर देख रहा है। यह कोई बंद कमरे की कूटनीति नहीं थी, बल्कि खुले मंच से कही गई बात थी। यूरोपीय संघ की नेता काजा कालास ने साफ कहा कि यूक्रेन तो 1 साल पहले ही बिना शर्त सीज फायर के लिए तैयार हो गया था, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने भारत से अपील की कि वह अपने रूस के साथ रिश्तों का इस्तेमाल करे और शांति के लिए दबाव बनाए। उनके शब्दों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। उन्होंने कहा कि रूस बातचीत का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में वह बातचीत नहीं बल्कि अपनी अधिकतम मांगे थोप रहा है। ऐसे इलाकों की मांग की जा रही है जिन्हें वह सैन्य रूप से जीत भी नहीं पाया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी जिद पर टिके रहकर कभी टिकाऊ शांति नहीं बन सकती। फिर उन्होंने युद्ध की वह तस्वीर दिखाई जो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। स्कूल, अस्पताल, अपार्टमेंट, बिजली और ऊर्जा का ढांचा, सब कुछ निशाने पर है। उनका दावा था कि हाल के महीनों में हमलों का बड़ा हिस्सा आम नागरिक ठिकानों पर हुआ है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन शांति की बातें करते हुए हमले और तेज होते जा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सीन गिनाया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर तापमान -20 डिग्री, चारों तरफ बर्फ और अंदर न बिजली, न हीटिंग, न ऊर्जा। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में जीना लगभग नामुमकिन है। उनके मुताबिक रूस युद्ध के मैदान में वो हासिल नहीं कर पा रहा जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए आम लोगों पर दबाव बनाकर यूक्रेनी जनता को झुकाने की कोशिश की जा रही है। यहीं पर भारत की भूमिका अचानक केंद्र में आ जाती है। यूरोप का मानना है कि रूस भारत को सुनता है क्योंकि भारत उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद साझेदार रहा है, इसलिए भारत अगर बोलेगा तो उसका असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि दक्षिणी देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। गेहूं से लेकर वैश्विक व्यापार तक हर चीज इसकी आग में झुलस रही है। फिर एक लाइन आई जो इस पूरी कहानी का सार बन जाती है। शांति के लिए कम से कम 2 पक्षों की इच्छा चाहिए, लेकिन युद्ध के लिए सिर्फ एक पक्ष काफी होता है। और फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि अगर समय रहते दबाव नहीं बनाया गया तो यह जंग और लंबी खींच सकती है। भारत के नजरिए से यह पल बेहद अहम है। आज पहली बार ऐसा साफ दिख रहा है कि यूरोप जैसे ताकतवर देश अमेरिका की ओर नहीं बल्कि भारत की ओर देख रहे हैं। वे मान रहे हैं कि भारत वह देश है जो बात भी कर सकता है और असर भी डाल सकता है। यानी भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि संभावित गेम चेंजर बन चुका है। अब सवाल यही है कि क्या भारत इस भूमिका को अपनाएगा? क्या उसकी एक आवाज से युद्ध की दिशा बदलेगी, या फिर दुनिया को अभी और ठंडे, अंधेरे और खून से सने सर्दियों के लिए तैयार रहना होगा? यही वो सवाल है जिसने आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिका दी हैं। इस पूरी कहानी के पीछे जो सबसे बड़ा संकेत छुपा है वो शब्दों में नहीं बल्कि समय में है। यूरोप ने भारत से अपील अभी क्यों की, यही सवाल असली खेल को उजागर करता है। दरअसल यह सिर्फ यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता नहीं है, बल्कि यूरोप को यह एहसास हो चुका है कि अब अमेरिका पहले जैसा असर नहीं छोड़ पा रहा। जो दबाव पहले वॉशिंगटन की एक फोन कॉल से बन जाया करता था, वही दबाव अब बिखर चुका है। और इसी खाली जगह में भारत अचानक सबसे भरोसेमंद आवाज बनकर उभरा है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। यूरोप भारत से यह नहीं कह रहा कि वह रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। यूरोप असल में यह मान चुका है कि भारत ही वह देश है जो बिना दुश्मनी बढ़ाए, बिना आग में घी डाले बात को आगे बढ़ा सकता है। यही वजह है कि काजा कालास ने भारत में खड़े होकर शांति की भाषा बोली, न कि धमकी की। यह अपने आप में एक संकेत है कि दुनिया अब ताकत से नहीं, संतुलन से रास्ता निकालना चाहती है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि भारत पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा सक्रिय दिखेगा। भारत शायद खुले मंच से रूस को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे ऐसी बातचीत होगी जो सीधे युद्ध की गति को प्रभावित कर सकती है। रूस भी यह जानता है कि अगर भारत जैसी संतुलित आवाज उससे दूरी बना लेती है तो वह पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। इसीलिए भारत की चुप्पी भी अब पहले जैसी साधारण नहीं रहने वाली।
एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि अगर भारत इस भूमिका में सफल रहा तो वैश्विक राजनीति में मध्यस्थ की परिभाषा ही बदल जाएगी। अब तक यह रोल पश्चिमी देशों के पास माना जाता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि पश्चिम खुद एक पक्ष बन चुका है। ऐसे में भारत जैसे देश जो सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, असली ताकत बनते जा रहे हैं। ये वही स्थिति है जहां भारत बोलता कम है लेकिन सुना ज्यादा जाता है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं रहेगा। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देश यह देख रहे हैं कि संकट के वक्त कौन सच में समाधान दे पा रहा है। अगर भारत यहां संतुलन साध लेता है तो आने वाले वर्षों में बड़े वैश्विक संकटों में पहला सवाल यही होगा कि भारत क्या सोचता है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा। और सबसे अहम बात, यह युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा। यह सर्दी, बिजली, खाना और आम लोगों की सहन शक्ति की लड़ाई बन चुका है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, रूस और यूक्रेन दोनों पर अंदरूनी दबाव बढ़ेगा। उसी मोड़ पर भारत की भूमिका निर्णायक बन सकती है, क्योंकि भारत के पास न तो उपदेश देने की मजबूरी है और न ही धमकी देने की आदत। अंत में असली सवाल यही नहीं है कि युद्ध कब रुकेगा, बल्कि यह है कि जब युद्ध रुकेगा तो किसके कहने पर रुकेगा। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं रह जाती, बल्कि भारत के भविष्य की कहानी बन जाती है। दुनिया अब देख रही है कि अगली निर्णायक आवाज कहां से उठती है। आने वाला समय सिर्फ यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि दुनिया की असली ताकत अब कहां शिफ्ट हो रही है। भविष्य में सबसे पहले जो बदलेगा वो होगा बातचीत का तरीका। खुले मंच पर बयान कम होंगे और पर्दे के पीछे की कूटनीति तेज होगी। दुनिया दिखावे की शांति नहीं, काम की शांति चाहने लगेगी। और यहीं भारत की भूमिका चुपचाप भारी होती चली जाएगी। यूरोप धीरे धीरे यह समझ चुका है कि रूस को धमकी देकर नहीं, बल्कि रास्ता दिखाकर रोका जा सकता है। अमेरिका की रणनीति जहां टकराव पर टिकी रही, वहीं भारत की पहचान संतुलन की रही है। आने वाले महीनों में रूस पर सीधा दबाव नहीं, बल्कि विकल्पों का दबाव बढ़ेगा। यानी रूस को यह एहसास कराया जाएगा कि अगर युद्ध लंबा चला तो उसे दोस्त कम और बोझ ज्यादा झेलना पड़ेगा। इस एहसास में भारत की आवाज निर्णायक होगी, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। भविष्य में एक बड़ा मोड़ तब आ सकता है जब युद्ध विराम की कोई अस्थायी घोषणा होगी। यह पूरी तरह शांति नहीं होगी, यह पूरी तरह शांति नहीं होगी, यह पूरी तरह शांति नहीं होगी कि इन पूर्व भारत में, बल्कि थकी हुई जंग की एक सांस होगी। उस वक्त दुनिया देखेगी कि किन देशों ने हालात को उस मोड़ तक पहुंचाया। अगर भारत ने उस समय तक रूस और यूरोप दोनों के साथ भरोसे की डोर बनाए रखी, तो वही सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरेगा, भले ही सुर्खियां किसी और के नाम हो। एक और गहरी बात है जो आगे साफ दिखेगी। यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया एक ध्रुव से नहीं चल रही। भविष्य में ऐसे संघर्षों में कोई एक सुपर पावर फैसले नहीं सुनाएगी। फैसले कई संतुलित ताकतों के बीच बनेंगे। भारत उसी नए दौर का चेहरा बन सकता है जहां ताकत का मतलब हथियार नहीं, भरोसा होगा। जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचेगा, रूस और यूक्रेन दोनों के भीतर सवाल उठेंगे। तब शांति सिर्फ राजनीतिक जरूरत नहीं, सामाजिक मजबूरी बन जाएगी। उसी वक्त भारत की भूमिका और मजबूत होगी, क्योंकि भारत किसी एक खेमे की नहीं, बल्कि स्थिरता की भाषा बोलता है। यही बात उसे स्वीकार्य बनाती है। अंत में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि जब यह युद्ध थमेगा, तब दुनिया यह नहीं पूछेगी कि किसने सबसे ज्यादा दबाव बनाया, बल्कि यह पूछेगी कि किसकी बात पर सब रुके। अगर हालात इसी दिशा में बढ़े, तो भविष्य में यूक्रेन युद्ध को उस मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जहां भारत सिर्फ उभरती शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक संतुलन का केंद्र बन गया। यही वो सच्चाई है जो धीरे धीरे सामने आएगी, और तब दुनिया को समझ आएगा कि असली प्रभाव शोर से नहीं, भरोसे से पैदा होता है।